हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट वन। और ये जैसे हमारा जो सेकंड पेपर है एथिक्स, अभी तक आप लोगों के काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो दोनों ही पेपर से रिलेटेड हुए हैं। और इसलिए आपको एक तरह सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ईच पेपर यू मस्ट हैव गॉट, आप लोगों को हो गया होगा। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो उसकी विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर जो है, दोनों पेपर्स का अलग अलग है। तो आपको अब लेक्चर से ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कौन सा पेपर डील कर रहे हैं। लेकिन सिंस यू आर बिगनर्स, तो इसलिए मैं हर लेक्चर के आगे आपको बता देती हूँ कि ये हमारा जो लेक्चर है वो कौन से पेपर से रिलेटेड है। तो अभी जो ये हमारा मैं ये वाला जो लेक्चर है ये अपना सेकंड पेपर से रिलेटेड है। और इसमें जैसे अपन ने नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स के बारे में पर्याप्त चर्चा आगे के लेक्चर्स में करी है। तो उसमें जैसे अभी तक आप लोगों को एथिक्स या नैतिक दर्शन किससे डील करता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे तो वहाँ हमने डिस्कस करा था कि नीति शास्त्र बेसिकली आदर्शमूलक विज्ञान है और नैतिक आदर्शों और या मानदंडों या सिद्धांतों की स्थापना करता है समाज में रहने वाले सदस्यों के आचरण के मूल्यांकन के लिए। फिर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक था। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीक एथिक्स है। तो बेसिकली आज जो मैं आपको बताना जो भी बोलूँगी वो ग्रीक एथिक्स से रिलेटेड है, यूनानी नैतिक दर्शन से संबंधित है। तो ये एक्चुअली रिलेट इसलिए करना पड़ता है कि जैसे वहाँ हमने नैतिक सिद्धांतों को ये पढ़ा कि भाई नैतिक दर्शन जो है वो इनको आदर्शों और सिद्धांतों को स्थापित कर रहा है। उसके बाद एक और लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसका ये भी डिस्कस करा था कि भाई अब ये प्रश्न उठता है कि वो नैतिक सिद्धांत तो कौन से हैं और वो किन किन दार्शनिकों द्वारा कौन सी एज में प्रतिपादित किए गए हैं। तो अभी ये जो तो वो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम और उस वहाँ पे हमने डिवाइड करा था कि सॉक्रेटिक, प्री सॉक्रेटिक एंड पोस्ट सॉक्रेटिक जो थिंकर्स हैं वो सारा जो है वो ग्रीक एथिक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब इसमें जैसे जो आज वाले लेक्चर में बेसिकली हम देखते हैं कि भाई कहाँ से जो ग्रीक एथिक्स है वो कहाँ से शुरू होती है। तो इसमें देखें तो हम एग्जैक्टली जो 500 BC जो ईसा से 500 वर्ष पूर्व का समय है, उस समय एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स इमर्ज हुए, है ना। जो कहना चाहिए एक विचारकों का समूह जो है उसका उदय होता है। और उन विचारकों को क्या कहा गया है, उन विचारकों को जो नाम दिया गया वो सोफिस्ट दिया गया। और सोफिस्ट जो है बेसिकली सोफोस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है जो प्राध्यापक या शिक्षक, है ना। तो ये जो सोफिस्ट थे, ये इनका जो मुख्य कार्य था वो बेसिकली अपने नागरिकों को एक सफल और व्यवहारिक सामाजिक जीवन व्यतीत वो किस प्रकार से कर पाए इसके बारे में मूल रूप से उनको शिक्षा देना, ये इनका मेन मोटिव था सोफिस्ट का, है ना। तो सोफिस्ट बेसिकली है क्या, सोफिस्ट कुछ नहीं, सोफिस्ट तो एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स है, एक चिंतकों का समूह है, विचारकों का समूह है, जिनका की नाम सोफिस्ट दिया गया है। एंड इनफैक्ट वो मतलब एक तरह से सबसे पहले वो हो जाते हैं जहाँ से कि जो ये मॉरल फिलोसफी इन ग्रीक, उसमें देखें अपन कि ग्रीक एथिक्स में जो एक तरह से पहले विचारक, सबसे पहले विचारक जो है वो सोफिस्ट हो जाते हैं, जहाँ से कि नैतिक दर्शन जो है वो शुरू होता है। तो इसमें जैसे हम देखें तो जो इनकी तो बेसिकली पहले लाइन में बता दूं कि एक तो ये थोड़े से व्यक्तिनिष्ठवाद और संदेहवादी चिंतकों के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब वो कैसे आते हैं, तो जैसे हम सोफिस्ट का देखें कि इनकी जो मॉरल फिलॉसफी है, जो नैतिक दर्शन इन्होंने प्रतिपादित किया है, उस पे इनका जो उस समय की ग्रीक की जो यूनान की कहना चाहिए, जो उस समय उस वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, जो वहाँ की रिलीजियस सिचुएशंस थी, जो वहाँ की सोशल सिचुएशंस थी, कंडीशंस थी, रादर मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज कंडीशन, जो वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक और ये कहना चाहिए राजनीतिक परिस्थितियां जो थी, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियां उस समय की जो यूनान की थी, उन सबका इनके नैतिक सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो सार रूप में हम देखें तो उस समय का जो यूनान था वो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था, और संस्कृति एक होते हुए भी लगभग सभी जो नगर राज्य थे उनकी संस्कृति एक थी, लेकिन जो नागरिक थे वो बेसिकली अपने अपने नगर राज्यों के प्रति निष्ठावान रहते थे, है ना। और सभी जो विदेशी आदि थे वो दास के रूप में कार्य करते थे, तो लेकिन उनको कोई समान अधिकार जो थे वो प्राप्त नहीं थे। जो ओरिजिनल नेटिव्स थे उनके जैसे उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इसका मतलब उस समय का यूनान जो था वो समानता के अधिकार में विश्वास नहीं करता था, ठीक है।
और धर्म के उसमें भी हम जहाँ तक बात करें तो जो उस समय के यूनानी थे वो बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करते थे। अब अनेक देवी देवताओं के होने के कारण एक धार्मिक अव्यवस्था सी वहाँ पे विद्यमान रहती थी। तो ये सब इसलिए कि इस परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपने नैतिक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करा, अर्थात नैतिक विचारधारा जो हम देखें कि आगे इन शुरू के चिंतकों पे भी और बाद के चिंतकों पे भी जो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस थी और जो सोशल कंडीशंस थी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तो अब जैसा हमने अभी बोला कि जो ये थे सोफिस्ट थे, ये बेसिकली अपने नागरिकों को एक सफल व्यवहारिक जीवन जीने की शिक्षा देना चाहते थे। तो यही जो विचारधारा थी वो उनकी नैतिक सिद्धांतों पर भी अप्लाई होती है। तो इसलिए उन्होंने उनके नैतिक सिद्धांतों को हम देखें तो उन्होंने ये प्रतिपादित करा कि भाई जो भी मतलब नैतिकता के क्षेत्र में हम क्या बात करते हैं कि क्या शुभ है, उचित है, अनुचित है, न्याय अन्याय, ये सब क्या है, ये सारा डिस्कशन जो है वो नैतिकता के क्षेत्र में होता है। तो उन्होंने जो सिद्धांत मॉरल फिलॉसफी प्रोपाउंड करी वो ये करी कि भाई जो कुछ जिस व्यक्ति के लिए जो कुछ भी लाभकारी है, जो कुछ भी उपयोगी है, वही उसके लिए शुभ अशुभ, उचित या अनुचित है। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कोई इसमें यूनिवर्सलिटी डिस्कवर करने की कोई कोशिश नहीं करी है। यूनिवर्सलिटी यूनिवर्सल होता है मतलब सामान्य, कोई एक सार्वभौमिकता को उन्होंने इसमें नहीं ढूंढा इन सिद्धांतों में, बल्कि मतलब एक कहना चाहिए कि उन्होंने इसमें भी एक प्रैग्मेटिक व्यू पॉइंट को अपनाया। प्रैग्मेटिक से मतलब है कि एक व्यवहारिक जो दृष्टिकोण था उन्होंने बताया। मतलब कहने का तात्पर्य इसको बहुत ही सरल भाषा में कहें तो सोफिस्टों के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के लिए जो कुछ भी उसके स्वयं के लिए शुभ या अशुभ या उचित है अनुचित है, वो ही शुभ या अशुभ है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जैसे धर्म है, सद्गुण है, नैतिकता है, इसको भी व्यक्ति के सफल जीवन के साधन के रूप में उन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है। मतलब इसमें उन्होंने कोई एक वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जो सबके लिए समान हो, ऐसा उन्होंने स्थापित करने की कोशिश नहीं करी है। यानी कि एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो कुछ शुभ या अशुभ है या उचित है अनुचित है, वही शुभ या अशुभ है उसके लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोफिस्टों में हमें व्यक्तिनिष्ठवाद, संदेहवाद और सापेक्षतावाद देखने को मिलता है। तो इस पर्सपेक्टिव में हमको सोफिस्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। और हम इसको अगर फर्दर एलाबोरेट करें तो हम देखेंगे कि इस तरह से अगर हम सोफिस्ट के व्यू पॉइंट को रखें तो सोफिस्ट के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को जो कुछ भी शुभ या अशुभ या उचित या अनुचित प्रतीत होता है उसके लिए वो वैसा ही है। अब इसी विचारधारा को एक जैसे इसमें सोफिस्ट जो व्यूज वाले बहुत सारे प्रोपाउंडर्स इसके हुए हैं। तो जैसे उनमें से प्रोटेगोरस है, एक बहुत प्रोमिनेंट जो सोफिस्ट है वो प्रोटेगोरस है। तो उसका एक कथन है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का माप है ना। तो अगर अब इसको अगर हम एनालाइज करें उसके स्टेटमेंट को, मतलब प्रोटेगोरस को बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं जो सोफिस्ट विचारधारा के थे, उनमें से एक जो विचारक है उसका नाम प्रोटेगोरस है। तो जो प्रोटेगोरस है उसने कहा मैन इज द, अर्थात व्यक्ति जो है वो समस्त वस्तुओं का माप है। अब इस हम स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो ये होता है कि जो कुछ भी किसी व्यक्ति को जैसा जो प्रतीत होती है, जो वस्तु जिस व्यक्ति को जैसी प्रतीत होती है उसके लिए वैसी है। अर्थात वस्तुओं के गुण वस्तुनिष्ठ नहीं होके कैसे हैं, व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं, है ना। तो अब नैतिकता के क्षेत्र में इस अगर सिद्धांत को अप्लाई करें तो जिस व्यक्ति को जो कुछ भी उचित या अनुचित प्रतीत होता है उसके लिए वो ही उचित या अनुचित है। अर्थात यहाँ पे हमें वस्तुनिष्ठता को खोजने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और भी इसको फर्दर एलाबोरेट करें तो यानी कि जो उचित अनुचित शुभ अशुभ अपने आप में कुछ भी उचित या अनुचित या शुभ अशुभ नहीं है। अर्थात कोई भी वस्तु या कर्म अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं है, है ना। उसको व्यक्ति विशेष की भावनाएं या इच्छाएं उसे शुभ या अशुभ बनाती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे इनकी दृष्टि में देखें तो सत्य जो होता है या जो ट्रुथ है उसमें वो एक कोई वस्तुनिष्ठता वहां पे नहीं है, वो तो एक तरह से व्यक्तिनिष्ठतावाद वहां पे आ जाती है।
भाई जो मुझे उचित प्रतीत हो रहा है वो मेरे लिए उचित है, जो दूसरे व्यक्ति को उचित प्रतीत हो रहा है वो उसके लिए उचित है। तो यहाँ पे हम कोई एक सार्वभौमिकता या कहना चाहिए एक वस्तुनिष्ठता पे हम नहीं पहुंच सकते इन वाले नैतिक सिद्धांतों में, है ना। तो जो सोफिस्ट हैं वो तो इसी विचारधारा को मानते हैं। तो इस प्रकार से इस एनालिसिस या इस विवेचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो सोफिस्ट हैं वो बेसिकली संदेहवाद, व्यक्तिनिष्ठवाद और सापेक्षतावाद के प्रबल समर्थक हैं। वहां हमें वस्तुनिष्ठता देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है, थैंक यू।